प्यारे बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट। थोड़ा मैं आपको बता दूं, हमारे 12th फिजिक्स में हमारे सिलेबस में 10 यूनिट हैं। कितनी? 10। अब इस 10 में से जो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो है, उसमें 4 चैप्टर हैं। पहली यूनिट में 4 चैप्टर हैं। उसमें से जो पहला चैप्टर हमारे पास है, उसको अपन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। अब इस यूनिट में दूसरा जो चैप्टर है वो है गाउस का नियम। एवं इसके अनुप्रयोग। ठीक है। तीसरा चैप्टर जो है वो हमारे पास है विद्युत विभव। विद्युत विभव। और जो पहली यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है वो हमारे पास है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता। ठीक है। अब इन चारों चैप्टर में से मिलाकर बोर्ड में हमारे पास 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 7 नंबर के। यानी जब हम इन चारों चैप्टर कवर कर लेंगे तो हमें कितने नंबर मिल जाते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया है। 10 यूनिट हमारे पास है। पहली यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे, उसमें से भी पहला चैप्टर, इसका नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से आपको देखना है। और एक बात और, वीडियो को आप ईयरफोन लगा के सुनना, उससे आवाज़ थोड़ी क्लियर आएगी। ठीक है। ईयरफोन या हेडफोन्स लगा के आप वीडियो को सुनेंगे तो आवाज़ थोड़ी साफ और क्लियर आएगी। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। सबसे पहला और इस पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है, ये अपन जिस ब्रांच में, जिस शाखा में पढ़ते हैं फिजिक्स की, उस ब्रांच को हमने बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोल दिया अभी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर वैद्युत की अलग अलग शाखाएं होती हैं, पढ़ा हुआ है अपन ने 11वीं क्लास में। तो फिजिक्स की स्थिर वैद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम किसका अध्ययन करेंगे? विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई। तो इस विद्युत क्षेत्र में हमारे चैप्टर में इस पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो आधार है, जो बेसिक है, तो अपन सबसे पहले शुरू करेंगे उस टॉपिक। इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे आवेश, पढ़ेंगे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ें। आवेश, इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। आवेश का मतलब क्या हो गया? चार्ज बोलते हैं इसको। चार्ज हो गया, चार्ज। तो देखिए, थोड़ा इसकी हिस्ट्री में चलिए, थोड़ा समझें इसको। जैसे मान लो हमारे पास स्केल है। स्केल होता है ना,
स्केल। ठीक है, मान लो मेरे पास ये स्केल है, ये मैंने स्केल बना दिया ऐसे, इसमें कुछ इस तरह पैमाना मैंने बना दिया स्केल। और मान लो मैं इस स्केल को, मान लो छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके आया, तो क्या होता है, क्या होगा? कुछ नहीं होता है। स्केल एक पदार्थ है, स्केल प्लास्टिक का स्केल है, लकड़ी का स्केल है, और एक कागज भी एक पदार्थ है। कागज भी क्या एक पदार्थ है। तो आप देखते हो कुछ नहीं होता। स्केल हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है, हाथ में ले रखा है इसको हमने, और एक कागज के टुकड़े सपोज करो फर्श पे पड़े हुए हैं, तो आप देखते हो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर अपन इस स्केल को थोड़ा रगड़ लें, मतलब हमने ऐसे सपोज करो ये स्केल है, मैंने अपनी शर्ट पे रगड़ लिया, इस तरह बालों पे रगड़ लिया, थोड़ा ऐसे रगड़ लिया पूरा, ठीक है, इस तरह मान लो नायलॉन की शर्ट या मैंने सिल्क की शर्ट पहनी हुई है, इसको हमने ऐसे रगड़ा, रगड़ने के बाद, यानी इसको हम रगड़ने के बाद लाए, रगड़ने के पश्चात, रगड़ने के पश्चात हमने क्या देखा कि ये जो कागज के टुकड़े हैं ये इसकी तरफ चिपक जाते हैं, यानी यहाँ कागज के टुकड़े आ जाते हैं। ये क्या हुआ? एक नई घटना हो गई। स्केल को जब हमने रगड़ा तो कागज के टुकड़े इसकी तरफ आ जाते हैं, या मैं ऐसा बोल दूं आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित या चिपक जाते हैं। अब आप देखोगे कि ये जो कागज के टुकड़े थे, जो मानो यहां पर कागज के टुकड़े चिपके हुए थे, इन पर एक बल और लग रहा था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इन पर कौन सा बल लग रहा था? गुरुत्वीय बल लग रहा था। कौन सा बल लग रहा था? गुरुत्वीय बल। लेकिन अब ये गुरुत्वीय बल के कारण नीचे नहीं आए। अगर केवल इनमें द्रव्यमान होता, इन कागज के टुकड़ों पर केवल द्रव्यमान होता, केवल अगर इनमें क्या होता? द्रव्यमान होता, तो द्रव्यमान के कारण ये टुकड़े नीचे गिरते। नीचे का मतलब क्या? पृथ्वी पर गिरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक गुण और है, पदार्थ में एक गुण और है जो द्रव्यमान से अलग है। क्योंकि अगर द्रव्यमान होता, केवल द्रव्यमान होता, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण टुकड़े कहां गिरते? नीचे गिरते। अब एक ऐसा बल लग रहा है इनके बीच में, एक ऐसा बल लग रहा है जिसने इस कागज के टुकड़े को चिपका लिया। और समझे, और उदाहरण समझे। सपोज करो मेरे पास एक बोर्ड है, एक ब्लैक बोर्ड है, मान, क्या? एक ब्लैक बोर्ड। उस ब्लैक बोर्ड पर हम मान रहे हैं मैं चौक से कुछ लिख रहा हूं। मान लो मैंने लिख दिया आवेश। चौक से मैंने क्या लिख दिया? आवेश लिख दिया। अब ये जो चौक
ये कण है, ये जो मैंने आवेश लिखा है, तो ये हुआ क्या, मैं कैसे लिख पाया कि ये जो कण है वो इस बोर्ड पर चिपक गए। अब इन कणों में द्रव्यमान है, केवल अगर द्रव्यमान होता तो ये कण सारे कहाँ गिर जाते, पृथ्वी पर गिर जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस चौक के जो कण है वो इस ब्लैक बोर्ड पर चिपक गए, आकर्षित हो गए। आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ में द्रव्यमान के अलावा, द्रव्यमान के अतिरिक्त एक गुण और है, एक गुण और है जो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। क्योंकि अगर केवल द्रव्यमान होता तो ये कागज के टुकड़े नीचे रहते, ये इस स्केल पर नहीं चिपकते। पदार्थ में द्रव्यमान के अतिरिक्त एक गुण और है, उस गुण को हमने क्या बोल दिया, आवेश बोल दिया। एक गुण और है, उसे हमने क्या नाम दे दिया, आवेश नाम दे दिया। तो इसको समझे, तो कैसे समझा हमने कि जैसे हमने स्केल को रगड़ा, तो रगड़ने के पश्चात, ये रगड़ने के पश्चात स्केल कैसा हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, इसको मैंने बोल दिया चार्ज्ड हो गया। क्या हो गया, चार्ज्ड, यानी आवेशित हो गया। क्या हो गया, आवेशित हो गया। जैसे मैंने स्केल को रगड़ा तो रगड़ने के पश्चात ये हमारा स्केल क्या हो गया भाई, चार्ज्ड हो गया, यानी इसमें एक गुण उत्पन्न हो गया। और उस आवेशित होने के कारण इसने इन कणों पर, ये कागज के कणों पर एक बल लगाया, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, वैद्युत बल। क्या नाम दे दिया हमने इसको, वैद्युत बल नाम दे दिया। स्केल को हमने रगड़ा, रगड़ने से स्केल क्या हो गया, आवेशित हो गया। आवेशित होने के कारण इसने कणों पर कौन सा बल लगाया, वैद्युत बल लगाया। जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए इसने इसका विरोध करा। गुरुत्वीय बल के कारण कण कैसे आ रहे थे, नीचे की ओर आ रहे थे। लेकिन वैद्युत बल के कारण इस स्केल ने इन कणों को अपने साथ चिपका लिया, यानी ये जो वैद्युत बल है इसकी तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझा हमने, स्केल वाला उदाहरण हमें समझ में आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, आवेश का पर एक डेफिनेशन दे, आवेश की परिभाषा बनाई हुई है। अभी तक फिजिक्स में आवेश की कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है। तो आवेश की परिभाषा क्या होगी, एक ऐसा गुण, आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वैद्युत बल लगता है। अभी हमने केवल वैद्युत बल के बारे में बात करी है, आगे भी बात करेंगे। आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण कौन सा बल लगता है, वैद्युत बल लगता है। वैद्युत बल आरोपित होता है, आरोपित या बल उत्पन्न लिख लें, ज्यादा सही रहेगा। वैद्युत बल उत्पन्न होता है।
ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुभव करता है। अनुभव कौन करता है? पदार्थ। तो इन उदाहरणों से हमने देखा कि भाई आवेश जो है वो वैद्युत बल उत्पन्न कर रहा है, जो पदार्थ है, क्योंकि आवेश किसी कण पर ही होगा, आवेश अलग से नहीं होता, आवेश किसी पदार्थ पर होगा। मान लो ये पदार्थ है, अब इस पर कोई आवेश होगा, ये आवेश होगा इस पे। तो आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत बल उत्पन्न होता है। आगे बढ़ेंगे अपन। देखा गया आवेश की अलग अलग स्थितियों में हमें और भी घटनाएं देखने को मिलती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो ये देखा गया कि आवेश जो है, अगर आवेश स्थिर हो, यहां लिख देता हूं मैं, आवेश कैसा हो? स्थिर हो। यहां पे नोट कर लिया हो। देखिए, आवेश की अलग अलग स्थितियों में कुछ अलग अलग घटनाएं देखने को मिली। जैसे मान लो मैंने, जैसे हम द्रव्यमान को स्मॉल m से शो करते हैं, ऐसे ही मैंने आवेश को किससे शो कर दिया? स्मॉल q से। अब देखा गया कि अगर मान लो ये आवेश हमारा स्थिर है, कैसा आवेश है? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होगा? यानी इसका वेग क्या है? 0 है। तो स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। और बच्चों, विद्युत क्षेत्र को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ई वेक्टर, सदिश राशि होती है। स्थिर आवेश का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे पास कोई स्केल था, अब मैंने इसको रगड़ा, क्या करा? रगड़ा। तो अब जो एरिया, मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पर इतना रगड़ा स्केल को, जैसे मान लो मेरे पास ये स्केल है, ऐसे रगड़ा इसको, पूरा नहीं रगड़ा, ये इतना पोर्शन रगड़ा, तो ये रगड़ा तो आवेश नहीं रहेगा। मान लो मैंने ये रगड़ा, तो ये वाला भाग ही क्या होगा? आवेशित होगा। यानी कागज के टुकड़े यहीं पर आकर्षित होंगे। ये जो कागज के टुकड़े हैं, वो इसी भाग पर जो हमने रगड़ा है, जो जो पोर्शन संपर्क में आया है, ये तो पूरा रगड़ते तो पूरा आ जाता संपर्क में, मैंने मान लो थोड़ा पोर्शन रगड़ा, तो ये वाला भाग जो है, जो संपर्क में आया है, वही क्या होगा? आवेशित होगा। यानी ये आवेश यहां नहीं जाएगा, ये आवेश यहां नहीं जाएगा। स्केल की बात करें तो इसे बोलते हैं कौन सा आवेश? स्थिर आवेश। इसीलिए यहां पर जो बल लग रहा था उसको हमने क्या नाम बोल दिया? वैद्युत बल। क्या नाम दे दिया इसको? वैद्युत बल। तो स्थिर आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, अगर आवेश गतिशील हो जाए, अब गति भी दो तरह की हो सकती है। अगर मान लो इस आवेश का वेग नियत हो, वेग कैसा हो? नियत। तो जो आवेश नियत वेग से गतिशील है, जो आवेश नियत वेग से गतिशील है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र भी, यानी इसे कैपिटल बी वेक्टर से दर्शाते हैं। तो कैपिटल बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। जो आवेश नियत वेग से गतिशील है, उसके कारण क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र तो है ही। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर बच्चों आवेश स्थिर है, तो स्थिर आवेश के कारण
केवल और केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र को अपन किससे शो करेंगे? कैपिटल ई वेक्टर से शो करेंगे। और अगर हमारा आवेश नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ और क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल बी वेक्टर। अब गति की दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि हमारा कोई आवेश है, वो परिवर्ती वेग से गतिशील हो, यानी उसका वेग नियत नहीं हो। तो बच्चों वेग नियत नहीं होता, यानी वेग में जब परिवर्तन होता है तो कण, कौन सा कण बोलते हैं उसको अपन, कौन सी गति होती है वो त्वरित गति होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश जब असमान यानी परिवर्ती यानी त्वरित हो तो देखा जाता है, अनुभव किया जाता है कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। कैपिटल ई वेक्टर का मतलब विद्युत क्षेत्र, कैपिटल बी वेक्टर का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। और बच्चों इसके साथ ऊर्जा का भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ये वाली बात है। तो अब हमने इस घटना को, इस पूरे प्रोसेस को हमने डेफिनेशन बना दिया कि आवेश किसी पदार्थ का, किसी द्रव्य का, पदार्थ बोल दो, क्या बोल सकते हैं? द्रव्य, मैटर। आवेश किसी पदार्थ का, किसी द्रव्य का बच्चों एक ऐसा गुणधर्म है। क्या है आवेश? गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, गुण है, क्वालिटी है। एक ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या अनुभव होता है। अनुभव किसको होगा? पदार्थ को अनुभव होगा, फील हो रहा है, एनर्जी फील हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है या ऊर्जा। और ऊर्जा कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलते हैं इसे, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी इसका ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो ये आवेश की अगर परिभाषा आपसे पूछ लें कि आवेश क्या होता है तो अपन क्या लिखेंगे? इसको अपन लिख लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है, बहुत बेसिक। तो क्या लिखेंगे कि आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुणधर्म है, गुणधर्म, प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को किससे शो करेंगे? कैपिटल ई वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र, क्या बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र, कैपिटल बी वेक्टर। और विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय विकिरण। का उत्सर्जन। आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुणधर्म है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं? अनुभव करता है। क्या करता है भाई? अनुभव करता है। अनुभव कौन करेगा? पदार्थ करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? तो ये आवेश है जो थोड़ा द्रव्यमान से अलग है, द्रव्यमान से अलग प्रॉपर्टी आवेश की होती है। कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ भिन्नताएं भी होती हैं, उनको अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको आवेश की परिभाषा समझ में आ गई है कि आवेश एक गुणधर्म है। जैसे द्रव्यमान भी गुणधर्म होता है, द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है,
ऐसे आवेश के कारण वैद्युत बल लग रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है। यह आवेश की बात है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। तो ये हमने पढ़ी आवेश की परिभाषा। अब देखिए, एक हिस्ट्री की बात मैं और बता दूं आपको, थोड़ा वैसे समझने के लिए। आपने ये समझ लिया था, वो मैंने जो स्केल वाला उदाहरण दिया था कि कोई स्केल है, जब हमने इसको रगड़ा, और रगड़ने का मतलब क्या होता है, पढ़ा हमने 11वीं क्लास में। रगड़ने का मतलब बच्चों क्या होता है, घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण। तो जब हमने स्केल को, ये जो स्केल था इसको हमने रगड़ा, तो घर्षण से ये क्या हो गया, आवेशित हो गया। क्या हो गया, आवेशित। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर्षण के द्वारा वस्तुएं हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। यानी आवेशन करने की एक विधि, आवेशन की विधि हो गई, एक तरीका हो गया। वस्तुओं को आवेशित करने का एक तरीका हो गया। हमारे पास एक विधि, एक मेथड हमारे पास आ गया, और वो मेथड क्या हो गया, घर्षण। कि भाई घर्षण से वस्तुएं हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो आप सोचोगे कि सर क्या एक ही विधि है वस्तुओं को आवेशित करने की? बिल्कुल एक विधि नहीं है, और भी विधियां हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। अब घर्षण में क्या है, इस घर्षण विधि मतलब ये हमारा डेली रूटीन सा है, जो हमें दिखाई देता है, अनुभव करते हैं अपन इसको, कि वस्तुएं घर्षण द्वारा क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। ऐसे ही आप ही की तरह एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था थैल्स। क्या नाम था भाई, थैल्स। ग्रीक वैज्ञानिक था थैल्स। उसने क्या देखा, एक पदार्थ होता है अंबर। अंबर बोल दो, एम्बर बोल दो, एम्बर। ठीक है। थैल्स ने क्या देखा कि जब अंबर या एम्बर को ऊन से रगड़ते हैं, ऊन, वूलन, एम्बर को ऊन से रगड़ा। एम्बर क्या होता है, एक पीले रंग का पदार्थ होता है, पीले रंग का, ये रेजिन पदार्थ है, रेजिन। अंबर एक पीले रंग का रेजिन पदार्थ है। तो थैलेस ने देखा कि जब एम्बर को ऊन से रगड़ते हैं, तो इस एम्बर में जो हल्की वस्तुएं हैं, हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, सूखी पत्तियां, तिनके, लकड़ी का बुरादा, ये इनको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। ये इसकी हिस्ट्री बता रहा हूं मैं आपको, कि घर्षण से आवेशन की खोज कैसे हुई। तो एम्बर को जब ऊन से रगड़ा गया, तो इसने कुछ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करा, आकर्षित करा। तो कोई वस्तु जब ऊपर जाती है ना, ये वस्तु ऊपर गई, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु हमेशा क्या आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, ये नीचे ही रहनी चाहिए। तो वस्तु ऊपर गई, वस्तु ऊपर चिपक गई, इस पदार्थ से चिपक गई, यानी इसको हमने क्या बोला, कि अब ये पदार्थ हमारा क्या हो गया, आवेशित हो गया। क्या हो गया भाई, आवेशित हो गया। तो इस तरह उसने समझा कि भाई घर्षण से वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो एक तो हमने अंबर को उनसे रगड़ा, ठीक है, और आपने देखा होगा, यहां मैं लिख दो, देखो,
हमने अंबर को किससे रगड़ा भाई? ऊन से रगड़ा। ऐसे ही मैंने स्केल लिया, मान लो स्केल प्लास्टिक का ले लिया या लकड़ी का ले लिया। स्केल को हमने किससे रगड़ा? मान लो कपड़े से रगड़ लिया, मान लो सिल्क का कपड़ा है, ठीक है। ये अपने सूखे बालों से रगड़ लिया, क्योंकि गीले बालों में घर्षण कम हो जाएगा ना, सूखे बालों से रगड़ा। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, कई साइंटिस्टों ने, यानी थेल्स के बाद कई वैज्ञानिकों ने कई सारे जोड़े बना लिए। ये हम किसी बात कर रहे हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन की, घर्षण द्वारा आवेशन। वैज्ञानिकों ने कई जोड़े बना लिए। उन्हीं जोड़ों में जैसे कांच की छड़ ली, किसी छड़, कांच की छड़, कांच को रेशम से रगड़ा, वही सिल्क। ऐसे एक एबोनाइट पदार्थ होता है बच्चों, एबोनाइट। इसको कैट स्किन यानी बिल्ली की खाल से रगड़ा, किस रगड़ा? बिल्ली की खाल, कैट स्किन बोल सकते हैं इसको। तो देखा गया ऐसे कई सारे जोड़े, कई सारे हमने प्रयोग करे, एक्सपेरिमेंट करें, कुछ पदार्थों को दूसरे पदार्थों से रगड़ा, तो ये पदार्थ क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। तो ये जो विधि है उसे क्या बोलते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। ब्लैक बोर्ड जो होता है हमारा, ब्लैक बोर्ड मतलब चौक से लिखते हैं, वो भी घर्षण है। तो काफी चीजें ऐसी हैं, मान लिया गया, देखा गया कि घर्षण द्वारा वस्तुएं क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। ठीक है बच्चों। कई बार अपन देखते हैं, जैसे मान लो एक तो हमने कॉटन की शर्ट पहनी हुई है, एक नायलॉन की शर्ट पहनी हुई है, तो हमें थोड़ा अलग अनुभव होता है। नायलॉन के कपड़े में, रेशम कपड़े में, या फिर अपन सूती कपड़ा पहने तो हमें बॉडी में अलग ही अनुभव होता है। तो वहां भी चार्ज्ड है, वहां भी आवेशन है। घर्षण से बिजली कड़कती है, बिजली आ गया ना, बिजली, बिजली आ गई, बिजली। आवेश से क्या उत्पन्न होगी? बिजली। आवेशन हो गया बिजली। इस बिजली को ही विद्युत बोलते हैं, ये सब बच्चों को पता है। बिजली को हम क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब दो बादल आपस में रगड़े, घर्षण हुआ, तो क्या उत्पन्न हुई? बिजली उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई भाई? बिजली। दो बादल, बादल आपस में रगड़ते हैं, घर्षण होता है, तो क्या उत्पन्न होती है? विद्युत। तो घर्षण से हुआ, आवेशन हो गया, चार्ज हो गया बादल, बिजली कड़क गई, वोल्टेज बन गया। तो अब इसके बाद हमने पढ़ लिया, आवेश को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उसको पढ़ेंगे। आवेश के प्रकार। ठीक है बच्चों, हमने आवेश को पढ़ लिया है। थोड़ा मैं इसको रिपीट कर दूं कि आवेश एक ऐसा गुण है पदार्थ का, जैसे द्रव्यमान गुण होता है पदार्थ का, तो आवेश एक ऐसा गुणधर्म है पदार्थ का जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है, या फिर पदार्थ इनका अनुभव करता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई आवेश की परिभाषा। अब हम इसके कुछ गुण देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें आवेश के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्रकार के लिए हमें कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे।
आवेश के प्रकार के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ प्रयोग। जैसे मैंने मान लो एक कांच की छड़ ले ली, ये जो मेरे पास छड़ है वो किसकी है, कांच की छड़, ठीक है भाई, कांच की छड़ है। इस कांच की छड़ को मैंने रेशम से रगड़ा, रेशम, कांच की छड़ को किससे रगड़ा, रेशम से रगड़ा, तो घर्षण हुआ, क्या हुआ, घर्षण हुआ। इस घर्षण से ये छड़ कैसी हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, क्या हो गई, आवेशित हो गई। अभी हमें नहीं पता आवेश कैसे कौन कौन से हैं, उसी को समझने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये कांच की छड़ क्या हो गई, आवेशित हो गई, यानी इसको रगड़ने के बाद, यानी घर्षण के बाद ये छड़ कैसी हो गई, आवेशित हो गई। ठीक है बच्चों, ये आवेशित हो गई। अभी मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं आवेश के बारे में, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो क्या हो गई, आवेशित हो गई, ठीक है। अब मैं एक दूसरी कांच की छड़ लेके आया, क्या लेके आया, दूसरी कांच की छड़ लेके आया। कैसे पता लगेगा आवेशित हो गई, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, तो ले जाओ किसी भी पदार्थ के पास, हल्के पदार्थ के पास, जैसे मान लो अपन कागज के टुकड़े के पास लेके जाए, ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो हमने कहा भैया आवेशित हो गई, ठीक है। अब मैंने दूसरी कांच की छड़ ली, ये छड़ नंबर फर्स्ट और ये छड़ नंबर सेकंड, दूसरी कांच की छड़ ली, इसको भी मैंने किससे रगड़ा, रेशम से रगड़ा, तो ये भी क्या हो गई, आवेशित हो गई। अब आप समझ चुके हो आवेशित का मतलब क्या होता है। आवेशित होने का मतलब क्या है कि इनमें हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का क्या उत्पन्न हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, अपनी ओर खींचने का, चिपकाने का गुण उत्पन्न हो गया। तो पहली कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, क्या हो गई, आवेशित हो गई। दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम से रगड़ा, क्या हो गई, आवेशित हो गई। अब बच्चों मैं क्या करा, मैंने इसको लटका दिया, ऐसे मैंने इसको लटका दिया पहली छड़ को, और मैं दूसरी छड़ को इसके पास लेके आया, मान लो मेरे हाथ में, मैं इसको इसके पास लेके आया। पहली जो रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ है जो आवेशित है, उसको मैं दूसरी जो भी रेशम से रगड़ी हुई है और कांच की छड़ है, इसको मैं इसके पास लेके आया। अब ये तो अपने हाथ में है, तो देखा गया कि ये छड़ दूर चली जाती है, दूर चली जाती है, दूर जाना, दूर चली जाती है। पहली वाली जो छड़ है जिसको मैंने स्वतंत्र पूर्वक लटका रखा है, ये तो अपने हाथ में है, तो जैसे ही मैं इसको इसके पास लेके गया तो देखा गया कि ये छड़ क्या हो गई, दूर चली गई। अब हमने क्या करा, दूसरे पदार्थ की छड़ ली, एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़, और उसको मैंने किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा, ठीक है बच्चों। एबोनाइट की छड़ को मैंने किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो मेरी जो एबोनाइट की छड़ है वो भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। देखा गया कि जब मैं इस कांच की छड़ के पास एबोनाइट की छड़ लेके आता हूं, ये किसकी छड़ है बच्चों, ये एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट छड़ आवेशित है, हमने इसको किससे रगड़ा हुआ है, बिल्ली की खाल से या फर से।
तो देखा गया कि अब ये कांच के छड़ जो हैं वो इसकी तरफ आ रही है, आकर्षित हो रही है। अब क्या करें? पहले कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा, लटका दिया। दूसरी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा, उसको लटका दिया। इस तरह से अपन समझे डायग्राम से, ये कांच की छड़ थी, इसके बाद दूसरी कांच की छड़ लेके आया। ये दोनों किसकी छड़ हैं? कांच की छड़ है, कांच की छड़। और ये बच्चों किससे रगड़ी हुई है? रेशम से रगड़ी हुई है, रेशम से रगड़ी हुई है। रगड़ने का मतलब क्या होता है? घर्षण। तो दोनों कांच की छड़ हैं, तो देखा गया कि भाई इन दोनों में क्या हो रहा है? दूर जा रही है, यानी क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। दोनों कांच की छड़ है, दोनों रेशम से रगड़ी हुई है, तो दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। ऐसे ही दूसरी मैंने छड़ ले ली, इसकी एबोनाइट की। एबोनाइट एक पदार्थ होता है, और इस एबोनाइट की छड़ को हमने किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से रगड़ा। एबोनाइट की छड़ को हमने किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से रगड़ा। और इसके पास बिल्कुल सेम, यानी ये दोनों बिल्कुल सेम छड़ हैं, दोनों एबोनाइट की छड़ है, ये अपने हाथ में होती है, इसको हमने लटका रखा है। तो देखा भाई इनमें भी प्रतिकर्षण हो रहा है, ये भी दूर जा रही है। लेकिन अब हमने क्या करा? रेशम से रगड़ी हुई तो कांच की छड़, ठीक है बच्चों, प्रॉपर बना दो इसे मैं। रेशम से रगड़ी हुई तो कौन सी छड़? कांच की छड़। के पास बिल्ली की खाल या चर्म भी बोलते हैं इसको, से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़, यानी ये तो कांच की छड़ है, और ये वाली छड़ कौन सी है? एबोनाइट की छड़ है। बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई कौन सी छड़ है? एबोनाइट की छड़ है। इसके पास लेके आते हैं तो देखा गया कि भाई अब इसकी तरफ आकर्षित हो रही है, यानी यहां पर क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? आकर्षण हो रहा है। तो देखा गया कि आवेश की जो प्रकृति है, आवेश की प्रकृति बोल दें या प्रकार बोल दें, आवेश की जो प्रकृति है, जो प्रकार है, वो दो तरह की होगी। क्योंकि कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा, दो कांच के छड़ हैं या दो एबोनाइट के छड़ हो, यानी कैसा हो गया? समान पदार्थ, समान सजातीय। तो उनमें तो प्रतिकर्षण हो रहा है, और जो विपरीत है, यानी एक तो कांच की छड़ हो गई और दूसरे नंबर हमारे क्या हो गई? ये एबोनाइट हो गया। ये तो हो गया कांच, और ये क्या हो गया? एबोनाइट, एबोनाइट। यानी एक कांच के छड़ को एबोनाइट के छड़ के पास हम लेके आए रगड़ने के बाद, तो यहां पर हुआ आकर्षण, यानी ये विजातीय पदार्थ है, विपरीत पदार्थ है। इनमें तो क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। इनमें क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। समान पदार्थों में, समान आवेशित पदार्थों में प्रतिकर्षण हो गया। समझ गया ना? क्योंकि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, अब जो आवेश इसके पास होगा वही आवेश इसके पास होगा, तो दोनों एक जैसे पदार्थ हैं। एबोनाइट की छड़ है, दोनों दोनों को ही बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो जो आवेश इस छड़ के पास होगा वही आवेश इसके पास होगा, समान समान, इन दोनों पे समान, ये समान आवेशित। ये भी क्या बच्चों? समान आवेशित।
लेकिन ये कांच है, ये एबोनाइट है, तो इनमें आकर्षण हो रहा है। यानी कांच के छड़ पर कोई आवेश है, उससे दूसरे प्रकार का आवेश एबोनाइट पे होगा। यानी दोनों पर कैसा आवेश है? विपरीत आवेश है, तभी तो आकर्षण हो रहा है। तो इसके लिए कि भाई आवेश कितने प्रकार का होता है, इसके लिए एक वैज्ञानिक आया हमारे पास। ये बात आपको समझ में आ गई है? एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था बच्चों? फ्रैंकलिन। अमेरिका का वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने बताया सबसे पहले कि भाई आवेश, एक तो वो आवेश है जो रेशम से रगड़ने के बाद कांच के छड़ पे आता है, और एक वो आवेश है जो बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद एबोनाइट पर आता है। तो आवेश दो प्रकार के हो गए। आवेश कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। अब देखो एक बात और समझे अपन। जैसे मान लो अपन, सपोज करो कांच की छड़, समझे इसको अपन? देखो बच्चों, मान लो हमने क्या करा, एक तो पदार्थ ले लिया, एक से लटका दिया इसको, ये कांच की छड़ थी, कौन सी छड़ थी ये? कांच की छड़, जिस पर कोई आवेश था। इसको हमने किससे रगड़ा था? रेशम से रगड़ा, ठीक है। और दूसरी जो छड़ थी हमारे पास, वो कौन सी थी? एबोनाइट की छड़। दूसरी छड़ कौन सी थी? एबोनाइट की छड़ थी। अगर मान लो दोनों, जैसे मान लो ये कांच की छड़ है और ये एबोनाइट की छड़ है, इन दोनों को मैं मिला दूं, दोनों को अपन क्या कर दें? मिला दें, और फिर अपन लेके आए इस तरह, दोनों को मैंने मिला दिया। तो अब जैसे मान लो ये कागज के टुकड़े हैं, तो अब कुछ नहीं हो रहा। अलग अलग अपन लेके आते हैं तो ये भी कागज के टुकड़ों को, यानी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। ये भी कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही। इन दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो अब कोई आकर्षण नहीं होता। इसका मतलब अब डिस्चार्ज हो गया, कोई आवेश नहीं है। अब फ्रैंकलिन के दिमाग में आ गया ये बात कि भाई ऐसे दो संख्या मुझे बताओ आप, ऐसे दो संख्या, ऐसे दो कोई मान बताओ जिनको मिला दिया जाए और वो जीरो बन जाए। भाई जिस पर कोई आवेश नहीं है वो क्या है? जीरो। तो ऐसे दो मान मुझे बताओ आप कि जिनको अगर मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाए? वो जीरो। क्या बन जाए? जीरो। तो बिल्कुल आप कहोगे कि सर एक तो प्लस और दूसरा माइनस। मान लो +3 - 3 कितना हो जाएगा? जीरो। +4 - 4 कितना हो गया? जीरो। दोनों को मिला दिया गया, समझ लो कि रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ और धनावेश, बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़, परिणावेश, दोनों को मिला दिया गया तो क्या हो गया? जीरो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये देखो रखा गया है, जैसे हमने बल का मात्रक न्यूटन रख दिया, बल का मात्रक हमने क्या रख दिया? न्यूटन। वैसे हमने रखे गए, कार्य का मात्रक हमने क्या रख दिया? जूल रख दिया। ऐसी शक्ति का मात्रक हमने क्या रख दिया? वाट रख दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने
क्या नाम था बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये देखा कि भाई एक तो आवेश ऐसा है जो कांच की छड़ पे आया है और दूसरा आवेश ऐसा है जो एबोनाइट की छड़ पे आया है। दोनों को मिला दिया जाए तो कोई आकर्षण नहीं होता। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि भाई आवेश, ये माना गया है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लस और दूसरा माइनस। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश का जो नेचर है, आवेश की जो प्रकृति है, वो दो प्रकार की होती है। एक तो प्लस आवेश होता है और एक होता है माइनस आवेश। अब बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे काफ़ी साइंटिस्टों ने प्रयोग करे तो उन्हें जोड़े बना दिए। जैसे हम जो पढ़ेंगे, जैसा भी हमने देखा कि कांच की छड़, कांच की छड़ को हमने किससे रगड़ा था बच्चों? रेशम से रगड़ा था। किससे रगड़ा था? रेशम से। तो मान लिया गया कि कांच की छड़ पर क्या आ गया? धनावेश आ गया। और रेशम की छड़ पे क्या आ गया? ऋणावेश आ गया। एक जोड़े बना दिए, एक लिस्ट बना दी फैराडे ने। फैराडे लिस्ट बोलते हैं उसको, बताऊंगा आपको आगे क्या बोलते हैं। फैराडे लिस्ट। उस लिस्ट में क्या है कि अगर आप एक लिस्ट बना दी कि किस पर धनावेश आएगा, किस पर ऋणावेश आएगा। तो कांच की छड़ को किससे रगड़ा? रेशम से रगड़ा। तो छड़ पे क्या आ गया? पॉजिटिव आवेश आ गया। और रेशम पर क्या मान लिया? नेगेटिव आवेश आ गया। ऐसे ही एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ वो किससे रगड़ा भाई? बिल्ली की खाल से रगड़ा। एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से। तो मान लिया गया कि एबोनाइट की छड़ पे क्या आ गया? ऋणावेश आ गया। और बिल्ली की खाल पे क्या आ गया? धनावेश आ गया। ठीक है बच्चों। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। इसको और समझें अपन। तो अभी तक हमने घर्षण द्वारा आवेशन की बात करी है, तो उसको समझ लेते हैं बिल्कुल। देखो बच्चों, ये मान लो कि पहली वस्तु, इसको हमने दूसरी वस्तु से रगड़ा, यानी इन दोनों में हमने क्या कराया बच्चों? घर्षण कराया। क्या कराया? घर्षण। अब ये कोई पदार्थ है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों। परमाणुओं में जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है? ऋणावेश होता है। ऋणावेश इसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण, और धनावेश इसके कारण, प्रोटॉन्स के कारण। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्लस ई। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? माइनस ई। तो हमें पता है कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन। क्योंकि परमाणु में जितना धन आवेश होता है प्रोटॉनों के कारण, उतना ही ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण। यानी परमाणु अपनी साम्य अवस्था में, अपनी विराम अवस्था में उदासीन अवस्था में होता है, यानी इस पर आवेश कितना होता है? जीरो। तो जैसे हमने घर्षण कराया, तो बच्चों घर्षण करते हो हाथों में हमने घर्षण करा तो हाथ गर्म हो जाते हैं, यानी घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बच्चों? ऊर्जा। देखो, सभी शास्त्रों में, यानी भाई बाहर की बात अपन करें, सभी धर्म ग्रंथों में जिसको प्रकृति बोला गया है, नेचर, सभी नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात अपन करते हैं। तो फिजिक्स में वो नेचर क्या हो गई? ऊर्जा हो गई, एनर्जी हो गई। तो घर्षण हुआ, घर्षण से क्या उत्पन्न हुई? ऊर्जा। अब ऊर्जा तो कैसी राशि होती है? ऊर्जा होती है संरक्षित राशि। कि भाई ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, केवल इसका रूप बदलता है, यानी ये संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो अब इस ऊर्जा का होगा क्या?
इस ऊर्जा का होगा क्या? इस ऊर्जा को पाकर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे जाएंगे। इस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। घर्षण हमने किया, ऊर्जा उत्पन्न हुई, अब इस ऊर्जा को पाकर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? स्थानांतरण हो जाएगा। तो मुझे बताओ फिर, मानो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहली वस्तु से, तो इस वस्तु में, पहली वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती? कमी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी। दूसरी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन गया, सीट खाली हो गई, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु कैसी हो जाती है? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन क्योंकि कैसा कण है? नेगेटिव कण है, नेगेटिव पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। तो हमने इस तरह इसका एक एटॉमिक मॉडल के हिसाब से समझ लिया कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, यानी उनमें घर्षण किया जाता है बच्चों, तो घर्षण से क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। इस ऊर्जा का होता क्या है? इस ऊर्जा को पाकर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। और उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या आ जाएगा बच्चों? ऋणावेश आ जाएगा। तो आवेश हो गए ना दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। इस नेचर में तीसरी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश आता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेश आता है। लेकिन अब एक बात यहां समझ लीजिए, मानो एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो आएगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन तो आएंगे, यानी जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा? ऋणावेश होगा। यानी टोटल कुल आवेश का मान, कुल आवेश कितना हुआ? 0। कुल आवेश क्या हो गया बच्चों? 0। यानी ऊर्जा की तरह आवेश का भी क्या होता है? संरक्षण होता है बच्चों। क्या होता है? संरक्षण। यानी जब हमने घर्षण नहीं किया था तो पहली वस्तु पर कितना आवेश था? 0। दूसरी वस्तु पर भी कितना आवेश था? 0। घर्षण के बाद पहली वस्तु क्या हो गई? धनावेशित। दूसरी वस्तु क्या हो गई? ऋणावेशित। निकाय का कुल आवेश कितना रहा? 0। और घर्षण से पहले भी कितना था? 0 था। यानी ऊर्जा की तरह आवेश का भी क्या होता है? संरक्षण। द्रव्यमान का होता है क्या संरक्षण? द्रव्यमान का संरक्षण होता है क्या? कहीं सुना है क्या? द्रव्यमान संरक्षित रहता है क्या? द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होता। तो आ गया ना अंतर आवेश और द्रव्यमान में। द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होता, आवेश का संरक्षण होता है। ठीक है बच्चों, पढ़ेंगे आगे अपन। द्रव्यमान का ऊर्जा में और ऊर्जा का द्रव्यमान में क्या होता है? रूपांतरण होता है। द्रव्यमान ऊर्जा दोनों मिलकर संरक्षित रहती है। E बराबर mc²। पढ़ेंगे इसको आगे। तो ये बात आप समझ चुके हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का,
धनावेश और ऋणावेश। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश आएगा और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या आएगा, ऋणावेश। अब बच्चों इसमें आप ये बात पूछोगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी और कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन लेगी। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एफिनिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, एफिनिटी बोलते हैं। दो वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ा तो क्वेश्चन ये है कि सर कौन सी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएगा और कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, कैपेसिटी टू कैप्चर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो प्रत्येक जो पदार्थ है, जो अलग अलग पदार्थ हमने लिए हैं घर्षण में, जो जोड़े हमने बनाए हैं, तो बच्चों हर पदार्थ की एफिनिटी, हर पदार्थ की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो जो हमने जोड़ा लिया है दो वस्तुओं का, उनमें से जिस वस्तु की एफिनिटी ज़्यादा होती है, जिस वस्तु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और ऋणावेशित हो जाएगी, और दूसरी वस्तु पर क्या आ जाएगा बच्चों, धनावेश आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओगे कि एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है। जैसा हमने लिया भाई कांच की छड़, ठीक है, इसको हमने किससे रगड़ा था, रेशम से रगड़ा था। किससे रगड़ा था, रेशम से। तो हमने देखा कि कांच की छड़ पर हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, धनावेशित हो गई, और रेशम पर क्या आ गया, नेगेटिव आवेश आ गया। तो पहले तो आप ये बताओ कि कांच की छड़ धनात्मक हो गई और रेशम ऋणात्मक हो गया, इसका मतलब क्या है, कौन सी वस्तु से, कौन से पदार्थ से इलेक्ट्रॉन गए। आप कहोगे सर कि धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी इसमें, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोल दिया, आवेश। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोल दिया, आवेश। तो एक घर्षण में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। कांच की छड़ पर धनावेश आ गया, रेशम पर ऋणावेश आ गया, तो बताओ किसकी एफिनिटी ज्यादा है। एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है, रेशम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता किसकी ज्यादा हो गई, रेशम की हो गई, और किसकी कम हो गई, कांच की छड़ की। ऐसे ही बच्चों अगर एबोनाइट की छड़ लूं, और हमने इसको किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो हमने देखा था कि एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल क्या हो जाता है, पॉजिटिव। बिल्ली की खाल को अपन फर भी बोल देते हैं, पदार्थ की बात करें फर, चर्म भी बोल देते हैं, चर्म। तो बताओ कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, यानी आप कहोगे कि सर धनावेशित आ गई, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो बिल्ली की खाल से एपोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। तो बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है, एपोनाइट की। ठीक है, तो बच्चों आप समझ चुके हो, हमने पढ़ लिया है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस को मिलाकर ये ज़ीरो किया जा सकता है, इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये माना कि आवेश की दो प्रकार का नेचर, दो प्रकार की प्रकृति है, एक तो धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ठीक है बच्चों,
इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश आता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेश आता है। ठीक है, जिस वस्तु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, और जिसकी कम होती है उसे इलेक्ट्रॉन का देना पड़ता है, दान करना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। तो हमने पढ़ लिया है आवेश की परिभाषा कि आवेश एक गुणधर्म है। जैसे द्रव्यमान पदार्थ का गुणधर्म होता है, ऐसे आवेश में गुणधर्म है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह अनुभव करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह अनुभव करता है। या विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और ऋणावेश, अपन समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बच्चों आवेश का मात्रक पढ़ते हैं। आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखो बच्चों, जैसे हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा यानी करंट, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर, जैसे मान लो हम आवेश को Q से शो करें और धारा को मैं I से रिप्रेजेंट करूं, स्मॉल आई या कैपिटल आई, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या हो गया, Q/T। आवेश बटा समय, एकांत समय में प्रवाहित आवेश क्या कहलाती है, धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो बच्चों यहां से इसका यूनिट निकल के आता है कि I बराबर Q/T। तो बच्चों Q बराबर क्या हो गया, I × T। ठीक है, और ये हमने पढ़ा हुआ है धारा यानी मूल मात्रक, मूल राशि है धारा एसआई पद्धति में। तो धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर, ये कैपिटल ए से शो कर देंगे। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, ऐसा अपन ऐसे शो कर सकते हैं। और क्यू हमारे पास क्या है, आवेश। तो आवेश का जो एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर × सेकंड। आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर × सेकंड। इस एम्पियर × सेकंड को ही हमने नाम दे दिया कूलाम। क्या नाम दे दिया बच्चों, कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक है, जो मूल मात्रक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक है, उसे हमने क्या बोल दिया, कूलाम बोल दिया। एम्पियर × सेकंड का मतलब क्या हो गया, कूलाम। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलाम। ठीक है, कूलाम को कैपिटल सी से शो करेंगे, सी, कूलाम। इंग्लिश में कूलम्ब होता है, कूलम्ब कैपिटल सी। तो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रा क्या हो गया भाई, कूलाम हो गया। सीजीएस की बात करें, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। ठीक है, ये भी कैसे आया, धारा का एसआई पद्धति में मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है बच्चों, स्टेट एम्पियर।
धारा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? स्टेट एम्पियर। और समय का मात्रक तो क्या होता है? सेकंड ही होता है। धारा का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट एम्पियर, क्योंकि आवेश का मतलब होता है धारा गुणा समय। तो धारा स्टेट एम्पियर सीजीएस में और समय सेकंड। तो इसको मिलाकर आवेश का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक बन गया उसे हमने क्या बोल दिया? स्टेट कूलाम। ठीक है बच्चों, स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम। ठीक है, ये बच्चों इसको बोलते हैं ईएसयू। क्या बोलते हैं? ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रो, ई फॉर मतलब इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ईएसयू का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यानी आवेश की ये बच्चों कौन सी इकाई होती है? स्थिर वैद्युत इकाई। ठीक है बच्चों, स्टैटिक मतलब स्थिर, इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत। स्टैटिक मतलब क्या हो गया? स्थिर हो गया। और इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया? वैद्युत हो गया बच्चों। और यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। ठीक है, तो आवेश की स्थिर वैद्युत इकाई या ईएसयू, हमने क्या बोल दिया इसको? स्टेट कूलाम। क्या बोल दिया बच्चों? स्टेट कूलाम। ठीक है, आवेश की एक इकाई और होती है ईएमयू। ये सब सीजीएस में चल रहा है बच्चों। ठीक है, ये सब सीजीएस में चल रहा है। ईएसयू भी सीजीएस यूनिट है और ईएमयू भी क्या है? सीजीएस यूनिट है। ईएमयू का मतलब क्या हो गया बच्चों? ई फोर आप बता दोगे। ई फोर क्या हो गया? इलेक्ट्रो। ठीक है बच्चों, एम का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक। और यू फॉर क्या हो गया? यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आवेश का ईएमयू जो मात्रक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, इसका मतलब क्या होता है? ये होती है आवेश की